जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारतीय भाषा केंद्र कई सालों से इस बात की कोशिश कर रहा था कि एक ऐसा अवसर आए कि हम अपने लेखकों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित करें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। और ख़ास करके हम इस बात को लेकर लगातार सोचते रहते थे कि वो समय कब और कितनी जल्दी आएगा। हम 2-3 साल से इस बात की कोशिश कर रहे थे और हम लोग को खुशी हुई कि जब प्रोफेसर शपुरी जी वाइस चांसलर बने यहाँ के, तो इनसे भी इस चीज़ को लेकर कई बार बातचीत हुई और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच आए हैं और इस कार्यक्रम के हिस्सेदारी बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर रामराव जी से आग्रह करूँगा कि आज हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और अभिनंदन करें। प्रोफेसर नामवर सिंह जी, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर इशलाई, देवेंद्र चौबे जी, रामभक्त, बाकी सब इनवाइटेड स्पीकर्स, द इंटेलेक्चुअल्स इन दिस फील्ड जो यहाँ पे प्रस्तुत हैं, हमारे विश्वविद्यालय के बाकी अध्यापक और छात्रगण, आप सबका इस समारोह में, इस जो आपने एक नेशनल सिम्पोजियम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, उस सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा केंद्र के चेयरपर्सन और देवेंद्र चौबे जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया है और इसको जेएनयू में किया है और इतने सारे लोगों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। जैसे मैं देख रहा था, इसका 3 दिन तक ये चलेगा, ये आपका जो डिस्कशंस हैं और इसमें कई विद्वान जो आए हैं भाग लेने के लिए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो भाग लेने के लिए जितने भी लोग आए, मैं जैसे देख रहा था, इसमें कथाकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं और विचारक हैं, साहित्य विचारक हैं, सामाजिक विचारक हैं और जिन्होंने अपनी अपनी क्षेत्र में एक विख्याति प्राप्त की है। मुझे भी किसी से मिलाया, उन्होंने कहा उनकी बुक के ऊपर मैं रिसर्च करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो उस स्तर के जो यहाँ पे लोग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक जो इसका शीर्षक है लिटरेचर इन आवर टाइम्स, हमारे समय का साहित्य। मुझे लगता है साहित्य और साहित्यकारों को किसी समय की सीमा से शायद बांधा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें डेलिबरेटली, जानबूझकर देवेंद्र चौबे जी ने 1990 के बाद की एक सीमा बांध दी है कि 1990 से अब तक तो पिछले 30 वर्षों में जो कुछ इस समाज में घटित हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, डेवलपमेंट फ्रंट पे हो और बाकी विषयों पे जो रोज़ हम लोग अपने आसपास घटती हुई घटनाओं को देखते हैं, उसके ऊपर पे कहीं साहित्यकारों का एक विचार दृष्टि होनी चाहिए, उसके बारे में वो शायद करें। तो एक समय जो उन्होंने बांधा है, मुझे लगता है उसी समय के बीच में शायद आपको अपनी दृष्टि देनी पड़ेगी। आजकल के समाज में कई किस्म की चीज़ें हो रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी यहाँ डिस्कशन होंगे उसके आधार पे एक न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग शायद निकल के आएगी, ताकि ना कि हम उन चीज़ों का एक समाधान ढूंढ पाएँ, उस पर किस किस्म के हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का समाधान करते हुए भी हम एक, जैसे इन्होंने कहा, इंडिविजुअलिटी, जो एक इंसानियत है, उसको कहीं हम ना खो पाए, जो उसके दायरे में रह के, इंसानियत के दायरे में रह के जो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान। स्लोगन हम देते हैं, 2 साल हो गए गाली गुस्सा है और इससे छुट्टी आते हैं जिसमें गुस्सा ज़्यादा है। कहीं किसी से प्रेम हो, मोहब्बत नहीं तो किसी से हो। इसलिए सही है कि साहित्य में क्रोध के लिए भी गुंजाइश है, क्रोध एक रस माना गया है प्रेम की तरह से, लेकिन बावजूद होकर के वो कब
विरोध साहित्य बनता है और कब साहित्य का विरोधी होता है, ये तमीज होनी चाहिए। केवल गाली गुफ्तार से ही नहीं गुस्सा प्रकट किया जाता है, गुस्सा प्रकट करने के सार्थक होगा। और साहित्य यही सबक देता है कि व्यवहारिक जीवन और यथार्थ के जीवन से कहाँ वो आखिर वो साहित्य बनता है, साहित्य भाव पे बनता है। मुझे काफी तरह साहित्य लिखा गया है, लेकिन ये कृति खासतौर से जो ज़्यादा प्रौढ़ है, तो कि मुर्दहिया में तो भोजपुरी बोली ज़्यादा है, खड़ी बोली कम आई है। वो ग्राम कथा के समान है। उस पर फणीश्वरनाथ रेणु की बोली का ज़्यादा असर है। और मणिकर्णिका की भाषा साध भाषा के रूप में यथा अवसर कहीं ऐसे प्रयोग मिल जाए, लेकिन इसलिए ये ऐसा दलित साहित्य है जो चुनौती देता है दलितों को भी और गैर दलितों को भी, कि दलित जीवन के बारे में कैसे उच्च कोटि के साहित्य की रचना की जा सकती है। मैं इन शब्दों के साथ बहुत समय आपका लिया। मैं आज देखा है कि ऐसी रचना की है कि तुलसीराम जी के चरण छू करके प्रणाम करने का सबके लिए एक तरह का समय नहीं, मतलब अंबानी के लिए, टाटा के लिए, बिरला के लिए आज का समय जिस अर्थ मतलब का है, उसी तरह के अर्थ समय का, उसी तरह का अर्थ समय का। केदारनाथ सिंह की कविता में एक आते हैं हीरा भाई। हीरा भाई का समय वो नहीं है जो अंबानी का, या इनका एक उपन्यास है संजीव का, रह गई दिशाएं किसी पार। उसके अनेक पात्र हैं, जिसमें से एक आदमी जो विष्णु बिजारिया है, उसको छोड़कर किसी का समय अंबानी का और टाटा का समय नहीं। बिरला जी की अनेक कहानियां हैं, मजदूर स्त्रियां हैं उसमें, उनका समय अंबानी का समय नहीं। अच्छा, ये जो समय है अलग अलग, तो अब इस देश के अमित भादुड़ी जैसे विद्वान ही नहीं, आम आदमी भी मानते हैं कि भारत में अब दो भारत है, एक अंबानी, टाटा इत्यादि का भारत, और दूसरा मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों का भारत। यह भी मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं है कि करदूं की कविता मैंने दुनिया में अनेक शहरों में पढ़ी है, जैन में नहीं पढ़ी। तो पहली बार जैन में पढ़ूंगा। बनारस के बारे में कहते हैं कि 3 लोक से न्यारी काशी। अब हमारे समय की बात कर रहे हैं, बनारस वाले परंपरा से ही मानते हैं बनारस तो 3 लोक से न्यारा है, लेकिन बनारस पृथ्वी पर है, यही है, हमारे लंबे इतिहास का हिस्सा है, और एक इतिहास भी बन रहा है, उसका जीवन दस्तावेज भी है वो शहर। बनारस में जो कुछ आज हो रहा है, आप सब पढ़ जा, चर्चा बहुत ज़्यादा उसकी, और हर की पूरी वहाँ सुनाई पड़ रही है। उस संदर्भ में शायद इस कविता को यहाँ पढ़ना एक मानी रखता हो। बनारस पढ़ने के बाद और कुछ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है।
इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मनुआडी की तरफ से उठता है धूल का एक भवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वो सब उगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का अंतिम पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नील में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। जो खड़ा है, जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, पर जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी आरक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये बनारस है। और सभी गुरुजनों को मेरा नमन, सभी रसिकों को नमस्कार। और क्योंकि कोई नहीं जानता कौन कब युवा या बच्चा गुरु मंत्र दे दे, इसलिए उन सबको भी नमन। मैं अपने उपन्यास मिलजुल मन में से एक अंश पढ़ रही हूँ, जो आज हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना है, जो ढांचा है बाजार और दलाली पर आधारित, ये उसकी शुरुआत के बारे में है। मैं आज़ादी के 5-1 बरस बाद की बात कर रही हूँ। 1952-53 का जमाना रहा होगा। हमारे नायाब मुल्क में अकेले बैजनाथ जैन ये उसमें किरदार हैं। अकेले बैजनाथ जैन दुविधा में नहीं रहते थे। ये वो वक्त था जब पूरा मुल्क दुविधा में रहने का इस कदर आदी हो चुका था कि उसे कौमी जज्बा बनाने पर आमादा था। उन दिनों पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, साम्यवादी खेमा
और धुर पूंजीवादी खेमा। सर्द जंग के हालात में इस या उस खेमे में दाखिला जरूरी था। तभी फेबियन सोशलिज्म का पाठ बखूबी खोटे नए आजाद हुए मुल्क के हमारे पहले वजीर आजम ने मौलिक भारतीय फलसफे की राह अपनाई, ना इधर के ना उधर के। सियासी जुबान में उसे एक तरफ गुट निरपेक्ष नीति कहा गया तो दूसरी तरफ मिला जुला आर्थिक कायदा। असल मतलब दो हुए। एक तरफ सरकार ने इस्पात कारखाने से लेकर डबल रोटी बनाने तक का हर मुमकिन कारोबार अपने कब्जे में कर लिया, दूसरी तरफ अमेरिका से होड़ लेती बड़ी बड़ी बहुआयामी पन बिजली योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों खेमों के सरदारों और उनके चेले चपाटे देशों की मदद से बड़े बड़े बांध बनवाए जाने लगे। पूंजीवाद और समाजवाद से अलग थलग दुविधा से उपजी जुबान में उन्हें नए युग के मंदिर, तीर्थ और धाम घोषित कर दिया गया। वाह भाई वाह, बैजनाथ ने सोचा। पाखंड हमारा कौमी जज्बा हमेशा से रहा है, पर इतनी धूमधाम से दुविधा को मूल्य बनाकर पहले कायम नहीं किया गया। तब भी नहीं जब पूरा मुल्क हिंसा अहिंसा के उसूलों के बीच त्रिशंकु सा झूल रहा था। अपनी कुदरती तबीयत की खासियत को कौमी वक़्त की तरह कायम होते देख लाजिमी था कि बैजनाथ उसे भरपूर बुनाने में लगते। सो लगे और अपने दिमाग और जुबान के नायाब तालमेल से जल्दी ही हडसन, फोर्ड और स्टूडेबेकर गाड़ियां पार आई तो थी मैं दुर्गा बहू के बहाने डोमकच की शूटिंग करने, पर दुर्गा बहू और उसका डोमकच हो गया कौन? असल हो गई तितरी बहतरी। तितरी बहतरी नाम जरा चौंकाने वाला है, पर तितरी के साथ जो गुजरी है वह उससे कम चौंकाने वाला नहीं था। एक ऐसा दंश दे गई तितरी की कहानी जिसकी टीस आज भी उठती है तो चिंप कर बैठ जाती हूँ। फिर तो रात रात भर नींद नहीं आती। पता नहीं कहाँ होगी तितरी। झुर्रियों और लकीरों में डसा हुआ वह चेहरा जिंदा भी होगा या नहीं। सबसे पहले मैंने उसे बारात के विदा होते समय देखा। दुर्गा बहू ही उसे लेकर आई थी और वही उसे रोक भी रही थी, ना कि वह बारात की विदाई के समय सामने न पड़ जाए किसी के। ओनिया ना एनिया, उधर नहीं इधर, इधर ही रहो तितरी दादी। क्या बात है कि क्यों रोक रही हो उसे? मैंने पूछा था। अरे वो कुछ नहीं, कुछ तो है। वह कुछ पा रही थी, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी। वह तो अच्छा हुआ बड़की अम्मा आ गई। कहाँ बात है दुर्गा बहू, काहे को रोक रही हो बुढ़िया को? अब सगुनी है ना, अब सगुनी है अम्मा। शुभ कार्य है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो ले क्यों आई इसे? किसके भरोसे छोड़ती? रहस्य ही रहस्य। वह कोई 70-75 साल की बुढ़िया थी, विधवा, नाम तितरी। उसके साथ जोड़ा बैठाने के लिए एक तकिया जोड़ दिया गया था, बहतरी। कुल जमा तितरी बहतरी। अब सगुन तितरी होने के नाते है या विधवा होने के नाते? अम्मा की आंखें अभी भी तितरी पर टिकी हुई थीं। सब पता चल जाएगा बड़की डोमकच में। सब्र कीजिए। बारात विदा हो रही थी और डोमकच जलुआ के स्वांग तो रात में होने थे। ये शब्द जरा सा नया ना हो इसलिए मैं बता दूं। बारात विदा होने के बाद औरतें रह जाती हैं तो जगह करती हैं और भोजपुर के प्रांतों में इसे कहते हैं डोमकच जलुआ, अवध में नकटा नकतौर। तो बारात विदा हो रही थी और डोमकच जलुआ के स्वांग तो रात में होने थे। क्या देखती मैं जियतपुर जैसे खूबसूरत गांव में। गांव के बारे में क्या क्या रोमांटिक कल्पनाएं हुआ करती थी हमारी। बाग होंगे, बगीचे होंगे, बसवारी होगी, नदी होगी, नहर होगी, मोर होंगे, लैंडस्केप होंगे। पर यहाँ न बाग, न बसवारी, न नदी, न नहर, न मोर। वो छितराए छितराए पेड़, कुछ बबूल,
और बेहया के झाड़, कुछ कच्चे पक्के मकान, जातियों के हिसाब से बटे टोले। खंबे थे पर उनमें तार नहीं थे, सड़क गड्ढे में पड़ी कराह रही थी। पोखर के नाम पर एक डबरा, चारों तरफ से बेहया के झाड़ों के बीच घुटने भर पानी जिसमें सुअर लौट रहे थे। शौचालय किसी के घर में नहीं था, अलबत्ता डिस्क एंटीना कई घरों पर। जनरेटर से चलता है सब कुछ, पुक पुक करती ट्यूबवेल और आटा चक्की की धुन। एक अजीब सी उदासी तारी थी कच्चे पक्के घरौंदों पर। इन्हीं घरौंदों में कहीं रहती होगी तितली बहती और दुर्गा। प्रेमा जी से आग्रह करूंगा कि अभी थोड़ी बातें, उसके बाद हम 10 मिनट के लिए इस सत्र को थोड़ा खोलेंगे कि जो हमारे छात्र अपने लेखों से बात करना चाहेंगे। मुझे लगा था थोड़ा ना विषय ज्यादा बेहतर था, वो था साहित्य और हमारा साहित्य। और मेरे दिमाग में तुरंत दो बातें गुजरी कि अपने समय को जानने के लिए साहित्य एक पक्ष है, और विशेषकर जो आज हमारे 3 वरिष्ठ साथी, एक कवि है, एक उपन्यासकार और एक कहानीकार। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे समय को जानने के लिए मुझे साहित्य समय पर्याप्त नहीं लगा। मैंने पांडे जी ने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की, 4 की कि एक ही समय का कि कई स्थितियां होती जो किसी के लिए तो बड़ी आराम देने वाली होती हैं और वही दूसरे पक्ष के लिए उतनी दुखद होती है, जैसे कि हमारे मौजूदा समय। तो मुझे लगता है कि कहानी या उपन्यास मुझे थोड़ा ही पूरा करता है, संपूर्ण नहीं। जैसे कि अगर मैं संजीव जी की कहानी पे, मैं क्योंकि समय नहीं इसलिए तीनों पे नहीं, मैं संजीव जी की कहानी दे दूँ, शायद मैं आपको इसके संक्षेप में बता दूं कि इस कहानी जाति प्रथा की, जिसमें जो तेतरी है वो बचपन में एक रस्सी की तरह किसी और के साथ चली गई और बाद में पता लगा कि वो उसकी जाति वो नहीं है, तो उसके साथ उसके जो बच्चे उसी से पैदा हुए हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। ये संजीव जाति प्रथा और इन सब पर बहुत अच्छा लिखते रहेंगे लगातार, चाहे वो बाघ कहानी हो, ज्वार हो या दूसरा हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक छोटा सच है जो मुझे जानना चाहिए। लेकिन एक उसका बड़ा सच ये है कि अगर आज का जो इंडियन एक्सप्रेस की चर्चा हुई, अगर आपने पढ़ा हो या शाम को पढ़ी हो, तो पहले ही पेज की एक खबर है आंध्र प्रदेश की, और मुझे लगता है कि वो शायद एक कहानी से ज्यादा आपको कविता पढ़ी गई और 2 कहानियाँ पेश की गई और सभी अच्छी थी और हमको कुछ इससे सीखने का मौका मिला है। जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं वो ये है कि समय के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। तो समय के ताल्लुक से तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज तक तुम समझ नहीं पाया कि समय है क्या चीज़, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर्स टाइम क्या है नहीं समझ पाए। इस पर मुझे याद आ रहा है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है, समझता है और उसको एक्सप्लेन करता है। हमारे यहाँ पढ़ रहे थे अभी कि पुरानी दिल्ली में एक नौजवान ने एक बुजुर्ग फिलोसफर से, वो रिटायर्ड थे प्रोफेसर, बेचारे हम लोगों की मुश्किल होती है रिटायरमेंट बाद क्या होगा, 2 घंटा तो बोलना हम लोगों का, तो इस वक्त मिल जाते हैं क्लास में बच्चे पे, चाहे वो पसंद करें चाहे ना पसंद करें, बोलना तो हमको है, वो सुने ना सुने वाला मसला होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये मसला होता है कि ऑडियंस कहाँ मिलेंगी। इत्तेफाक से आप लोग मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है, लगता है तो जैसे है, वरना ये प्रॉब्लम तो है हम लोगों के लिए। पता नहीं केदारनाथ सिंह साहब कहते हैं कि क्या रिश्ता है। मैं टाइम फैक्टर की वजह से मैं आपसे समझ रहा हूँ, मैं बहुत कम है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आकर के वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। भारतीय भाषा केंद्र द्वारा हमारे समय का साहित्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। यदि हम अपने देश में देखें तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन कई शहरों में हो रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में रचनाशीलता को केंद्र में रखकर आयोजन तो होते रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा आयोजन शायद पहली बार हो रहा है, जहाँ जेएनयू समुदाय के लोग, विशेषकर विद्यार्थी, लेखकों से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह आयोजन इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगा। भारतीय भाषा केंद्र के इस आयोजन को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार सुपुरी का विशेष योगदान रहा। इस आयोजन में विशेष रुचि लेने और संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।
प्रोफेसर नामवर सिंह जी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस हैं और विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों में हमेशा भाग लेते हैं। इस सेमिनार का उद्घाटन वक्तव्य अभिव्यक्त कर उन्होंने हमें दिशा दिखाई, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से हमेशा जुड़े रहे हैं। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्तव्य के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इनका धन्यवाद। वरिष्ठ रचनाकार प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी, विद्याकर जी और संजीव जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में शिरकत कर अपनी रचनाओं का पाठ किया। आपका बहुत आभार। प्रेमपाल शर्मा जी का परिसंवाद में भाग लेकर अपनी विशेषज्ञ टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार। भाषा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान की टीम प्रोफेसर मोहम्मद असलम इस्लाही ने इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। हम इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस विशिष्ट परिसंवाद की परिकल्पना और योजना प्रोफेसर रामबख्श और डॉक्टर देवेंद्र चौबे की है। ये दोनों ही लोग समय समय पर जेलों में विशिष्ट आयोजन करते रहते हैं। इस सत्र में प्रोफेसर रामबख्श जी ने स्वागत वक्तव्य दिया और डॉक्टर देवेंद्र चौबे जी ने परिसंवाद का परिचय प्रस्तुत किया। इनके लिए भी बहुत बहुत आभार और साथ ही आप सभी सुनने वालों का बहुत धन्यवाद। आपकी भागीदारी ने इस सत्र को सफल बनाया। अंत में इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं कि ये आयोजन रचनाशीलता को केंद्र में रखने वाले आयोजनों के सिलसिले की शुरुआत साबित होगा और आने वाले दिनों में जेएनयू में ऐसे कई आयोजनों के हम सब भागीदार बनेंगे। आप सब बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल 26 मार्च को सत्र 2 की शुरुआत होगी 2 बजे से। मुख्य वक्तव्य होगा रोहन यादव जी का, रचनाकार चित्रा मुद्गल, पंकज कृष्ण, प्रेम कुमार मणि, मुशर्रफ आलम सौगी, तुलसी राम, सुजन विश्वनाथन, उमा शर्मा, अवधेश प्री, सूर्यनाथ सिंह, राकेश तिवारी और आशीष अग्निहोत्री का बहुत कहानी का पाठ किए बिना तो कम से कम मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं शेयर करना चाहती हूँ भेड़िए कहानी भुवनेश्वर। कहानी एक बिंब बनकर मेरे सामने कौन रही। अपने गड्ढे को चलाता हुआ खारू बहुत तेजी से भाग रहा है रेगिस्तान के बीच में और पीछे 200-300 भेड़ियों का झुंड है। जान बचानी है क्योंकि पचाही बैल भी उतनी तेज नहीं भाग सकते, भेड़िए उनको कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। और अपनी जान बचाने के प्रयास में किस तरह से बाप बेटा और 3 नटनियां जिन्हें वो बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं सिर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। तीरों से शिकार किया जा रहा है भेड़ियों का, गोलियां चलाकर उन्हें हताहत किया जा रहा है। लेकिन भेड़िए हैं कि संख्या में कम होने के बावजूद दूने तेजी से उनके पीछे लगे हुए हैं। सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं क्रमशः। तीनों नटनियों को फेंक दिया ताकि गड्ढा हल्का हो और तेजी से भाग सके। 3 बैलों में से पहले एक बैल को खोला। भेड़िए उसे अपना आखेट बनाए, आहार बनाए, क्षुधा शांत हो तो शायद रुक जाए, लेकिन नहीं रुके। एक बैल, दूसरा बैल, तीनों नटनियां, घर गृहस्थी का सारा सामान, गड्ढा फूल की तरह हल्का हो गया है। लेकिन भेड़िए हैं कि तादाद में कम होने के बावजूद गड्ढे के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, आसन्न मौत की तरह। और फिर एक निर्णय का क्षण कि बाप बेटे में से किसी एक को उतरना पड़ेगा गड्ढे। और क्षण निर्णय का क्षण है, द्वंद्व का क्षण नहीं है। और उसी क्षण बाप उतरता है कि तुम संभालो गड्ढे को, अगर निरापद जगह पर लेकर जाओ। और उसके बाद 70 बरस का खारू, जो उस समय एक युवा खारू था, वह अब अपनी कहानी सुनाता हुआ कह रहा है, मैं भेड़ियों से नहीं डरता। भेड़िया बहादुर है, वो मानता है। भेड़ियों का आखेट उसने किया है अकेले, अपने दम पर उसने सैकड़ों भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन भेड़िया कोई सामान्य चीज नहीं है। भेड़िया शेर की तरह अकेले अपने बूते शिकार करता होता तो शायद उसको हताहत करने की कई योजनाएं बनाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ भेड़िया प्रतीक के रूप में हिंदी के वरिष्ठ कथाकार और विचारक हैं और समयांतर पत्रिका के संपादक हैं पंकज मिश्र। जो चैप्टर का है वो है कैक्टस वाला बंगला। इस उपन्यास का नाम है पंख वाली नाव, जो जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो असंभव स्थितियां हैं उसको लेकर है। सिर्फ बिगुल बजने की देर है। स्वदेश जी की नजर और हजर जवाबी का मैं कायल रहा हूँ।
उनमें चीज़ों के मर्म को पकड़ने और अपने तरीके से व्याख्यायित करने की विलक्षण प्रतिभा रही है। यह ऐसी वर्चुअल रियलिटी थी जिसने 10 साल के अंतराल को चुटकियों में फांद दिया था। तब इस तरह की चमत्कारी टिप्पणियाँ रोज ही सुनने को मिलती थीं, काम के दौरान, चाय के साथ, लंच में, यहाँ तक कि क्लाइंटों के साथ की मीटिंगों में भी। पर वे पुरानी बातें थी, 12-13 साल पीछे इतिहास के गोहर में घसीट ले जाने को उद्धर। स्मृति के दूर दूर तक फैले खंडहरों के बियाबान में हम अकस्मात यहाँ टकरा गए थे। बीच की यात्राओं की अपनी अपनी कहानियाँ थीं, जो अलग होते हुए भी मूलतः एक थीं, बहुत अप्रत्याशित और सपाट। विगत के इस पिटे खेल को हम पिछले 2 दिन से ऐसे प्राणहीन रियलिटी शो की तरह खेल रहे थे, जिसका यथार्थ उसकी नाटकीयता को ढक देता है और संचालित अंततः नाटकीयता से ही होता रहता है। छावनी के नजदीक की कॉलोनी थी। मकान वाकई बांकुरों की तरह सजे थे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका था। जवामर्दी और अमरत्व की माया के तकमों से सजे योद्धाओं के नामों की कतार के बीच से गुजरना, राज की यात्रा पर आए किसी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में सजी परेड के मुआयने का आनंद दे रहा था। अजीब रुतबा था। काले भूरे चिकने इटालियन मार्बल और मकराना पत्थर पर खुदे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और इक्के दुक्के लेफ्टिनेंट औदार्य रंगों में जगमगा रहे थे। अधिकांश का अंत रिटायर्ड में हो रहा था। कुछ नामों के नीचे सूत्रीकृत सम्मान, शौर्य की महागाथाओं के ठोस सरकारी प्रमाण थे। हमारे अगले कथाकार हैं प्रेम कुमार मणि जी। मणि जी हिंदी के चर्चित कथाकार का शीर्षक है हिमलियाँ, और यह करीब 22 वर्ष पहले लिखी गई थी और उसी समय हंस में प्रकाशित हुई थी पहली दफा। वह एक पेड़ था, इमली का पेड़, खूब घना, खूब पुराना। थोड़ी सी हवा बही नहीं कि वह झूमने लगता था। जब झूमता था गांव झूम जाता था। वह चुप रहता था, गांव चुप रहता था। जब सोता था गांव सो जाता था। वह गांव के पश्चिम तरफ था या उसके पूर्व तरफ गांव था। उससे गांव को पहचाना जाता था। जैसे कि लोग जब बाहर जाते थे और अपने गांव का नाम बतलाने पर स्पष्ट नहीं होता था, तब बतलाते थे बड़ी इमलियां वाला गांव। इसके होते गांव को भूलने का सवाल नहीं था, जैसे समुद्री यात्रियों को ध्रुव तारा के रहते दिशा भूलने का सवाल नहीं था। गांव के बाहर का कोई आदमी आता था और उस पेड़ को देखकर आश्वस्त हो जाता था कि वह मुकाम पर आ गया है। हम नानी गांव से बचपन में लौटते थे, तब उस पेड़ को देखते ही सब्र संतोष होता था कि अब और चलना नहीं। एक तरह से गांव का हिमालय था वह। फर्क इतना ही था कि वह उत्तर की ओर नहीं, पश्चिम की ओर। उस पर चिड़ियों के ढेर सारे घोंसले थे, सुग्गों तक के। उसके कोठरों में उल्लू बसते थे, और यदि उर्दू नज्म की यह बात सही है कि खाके गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है, तो वहाँ इतने उल्लू थे कि पूरा देश खाक कर सकते थे। किंतु वे नज्म के उल्लू नहीं थे, बड़े शिष्ट, बड़े भोले दिखते थे। रात होते ही वे कोठरों से निकलते और बिजली के खंभों और ऐसी दूसरी चीजों पर बैठकर ऊँघते रहते। लगता था अपने होने पर वे शर्मिंदा है। हमारे गणित के शिक्षक मुझे भी अक्सर उल्लू कहा करते थे, और मैं उन उल्लुओं को देखता तो चुपचाप उनसे खुद को तौल रहा होता कि आखिर कौन सा साम्य है कि शिक्षक मुझे उल्लू कहते हैं। गहराई से देखने से पता होता कि इन उल्लुओं की गोल गोल आंखें बड़ी भूत हुआ करती हैं, खूब चौकस, जैसे जासूस की आंखें। इन सबके साथ एक गंभीर बात और थी, वह यह कि उस पेड़ पर कोई दर्जन भर विभिन्न प्रजातियों के प्रेत निवास करते थे, जिनके किस्से दर किस्से गांव वालों की जुबान पर रहते थे। उन किस्सों से हमारा अवचेतन गहन रूप से बुना था, और इस तरह वह पेड़ हमारे अस्तित्व का एक अंग था। वह भूतों का डेरा होते हुए भी हमारे लिए नया। सुजन विश्वनाथन जी को आमंत्रित करूंगा। सुजन जी शायद स्वयं पढ़ना चाहेंगी, या जो अनुवाद, उस कहानी का अनुवाद देवीना शबर ने किया है, तो सुजन जी की जैसी इच्छा।
सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो सुनील मैम ने जो कहानी लिखी है इंग्लिश में, उसका टाइटल है इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट, और उसका मैंने अनुवाद किया है पल भर में। कहानी के बारे में उन्हीं बताएंगी, मैं बस पढ़ रही हूँ। उसकी मुस्कान में कुछ मिठास थी जो ग्रीष्म की दहशत को दूर करती थी। वह जनवरी का महीना था और दोपहर की तपिश धान को तब तक झुलसाती थी जब तक किसान पुआल के ढेरों को बांधने पर मजबूर न हो जाए और यही उम्मीद करें कि काम पूरा होने से पहले ही मच्छरों की महामारी खत्म हो जाए। चिकनगुनिया के कारण बुखार ऐसे चढ़ता था कि एक के बाद एक मजदूर मर रहे थे। वे मटमैले रंगों वाले लिबास पहने आकर्षक नर्स द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय चिकित्सालयों में जाते थे और खड़े रहने की कोशिश करते थे, जबकि ज्वर का प्रकोप उनके खून में दौड़ रहा होता था। इस ज्वर के कारण पलक्कड़ में 17,000 और त्रिवेंद्रम में 15,000 लोगों की मौत हुई। फिर भी फसल काटने का काम लगातार चलना था। मम्मन और जॉय, इसाक और इद्रीस, पनिकर और वाइनर रवि गहरे हरे पत्तों वाले आम के पेड़ों तले बैठकर अपने अपने परिवारों के लिए रो रहे थे। उनसे बातें करने वाला साधु उनकी निजी व्यथा को सुनने से इनकार कर रहा था। उसकी भूरी आंखें स्पष्ट थीं, उसकी पगड़ी सोने की एक पट्टी से उसके सिर पर कसी हुई थी, उसकी दाढ़ी काली और घुंघराली थी। ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसने कहा। लोग उसके धर्म के बारे में निश्चित नहीं थे। वह ईसाई हो सकता था या मुसलमान या फिर हिंदू। उसके व्यक्तित्व में ऐसा कोई निशान नहीं था जो उसकी जाति या धर्म को स्पष्ट कर सके। वह अपनी बातों को साफगोई से रखता था। उसके भाषण में एक अकल्पनीय गुण था। वह उनको दूसरे मनुष्य श्री रवि की याद दिलाता था। वह भी मलयाली था। कुछ लोगों का कहना था कि वह कोंकणी था। खैर, एक साधु का कोई घर। धन्यवाद रवीना और सुजय विश्वनाथ जी को। अब हमें शिवराज सिंह बेचैन 2 मिनट की छोटी सी टिप्पणी करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले कहानीकार को आमंत्रित करेंगे। शिवराज सिंह बेचैन जी। मित्रों, 2 मिनट की टिप्पणी तो क्या हो सकती है। मैं आऊँ और जाऊँ यही है, लेकिन वरुण जी ने याद किया, आभार। मुझे जाना है विश्वविद्यालय के किसी काम से। 2-3 मिनट में अपनी बात रखूँगा। 2-3 कहानियाँ सुनी, उसमें मुझे ये महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मणि जी की जो कहानी है उसकी जो ताकत है या उसकी जो प्रामाणिकता है या जो जीवंतता है वो आत्मपरकता है। वो जिस परिवेश से कहानी को लेकर आए हैं और जिस वातावरण में कहानी लिखी गई है वो बहुत सार्थक कहानी मुझे लगी। उस तरह की कहानियाँ प्रेरणादायी होती हैं और उस तरह की कहानी लिखी जानी चाहिए। बाकी जो आज विषय रखा कि हमारे समय का साहित्य, उसमें मुझे सिर्फ ये कहना है कि न तो हमारा समय कह रहा है न हमारा साहित्य कह रहा है, और न उसमें जो आपने इसमें लिखा कि वे जो विमर्श हैं ना वो एक ही तरह के विमर्श चल रहे हैं। कई विमर्श हैं, कई तरह का समय चल रहा है, कई तरह के साहित्य हमारे सामने हैं। अब उसी में चाहे दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, स्त्री साहित्य है, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज मैं महसूस करता हूँ साहित्य की, हर एक साहित्य की, कि जो अनुभवजन्य सत्य है, अनुभवजन्य प्रामाणिकता है, वही खास बात है। उसमें मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि दलित का सत्य या दलित का अनुभव ही श्रेष्ठ है। गैर दलित का भी अपना अनुभव है, उसका परिवेश है, उसका जीवन है, उसकी कल्पना है, उसका सपना है, और उसी तरह से आदिवासी का है। तो अब ये जो विविधता है तरह तरह की, उसमें हम साहित्य के को और समृद्ध होने की इच्छा रखते हैं। वो जो है उसमें एक स्पर्धा होती है, एक द्वंद्व होता है, और एक जिसे कहते हैं विविधता से किसी भी देश का साहित्य समृद्ध होता है। अपने अगले कथाकार शिवराज सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा।
वे आए और अपनी कहानी का पाठ करें। शीर्षक है ठठेरे की मशीन। लो सुनो, आज एक नई कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक मशीन की। चलो सुनाओ। पुरानी बात है, एक ठठेरा था। ठठेरा क्या था? बहुधंधी था। कभी टिक के एक काम किया ही नहीं। जितनी बार उसने धंधा बदला उतनी बार उसका नाम बदला। शुरू में गांव घूम के हींग बेचा करता था, उधारी। हींग लो उधारी, जेठ बैसाख की करारी। ई का बात हुई भला? अरे भाई, पहले हींग ऐसे भी बिका करती थी। उधारी हींग बेचने वाले कुआर कार्तिक में कंधे पर झोला टांगे गांव में आते और उधारी हींग ले जाते। फिर जेठ बैसाख में आके पैसा वसूल ले जाते। उधारी काहे ले जाते? अरे बुर्बक, ये बेचने का तरीका होता है। देखते नहीं, आजकल बाजार में जाओ तो उधारी देने के लिए हर बनिया तैयार खड़ा रहता है। किस्त वाली स्कीम जो चल गई है, वैसे ही हींग वाला भी करता था। आदमी का क्या है, उधार मिल जाए तो पूरा बाजार उठा लाए। कौन सा तुरंत पैसा देना है। जो उधारी हींग बेचने का फायदा ये होता, तो उधारी हींग बेचने का फायदा ये होता कि वह तो थोड़ा कीमत बढ़ा के बेचता, लेकिन लोगों को उधारी मिलता तो ज्यादा मोल भाव भी नहीं करते, जरूरत से ज्यादा खरीद लेते। पाव का हींग। फिर जेठ बैसाख में जब अनाज काट मार के घर ले जाते तो वह आ जाता पैसा वसूलने। वह भी जानता था ना कि देर करेगा तो लोग सब खा चबा जाएंगे और मांगने जाओ तो ठेंगा दिखा देंगे। हाँ, आप समझ गए। फिर आगे क्या हुआ बताओ। तुम्हारे सबके साथ है, यही तो दिक्कत है। पहले टोकोगे, फिर बताओ तो लगोगे आए बाएं करने। यही लिए हमको टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। ससुर कहानी पूरी रायता बन के रह जाती है। अब भूल गया ना कि क्या कह रहा था। अरे कह रहे थे कि ठठेरा पहले हींग बेचता था। हाँ, तो वह जब वह हींग बेचता था तो उसका नाम था हींग वाला। लेकिन हींग बेचने में उसको बहुत फायदा नहीं नजर आया। साल में 1-2 महीना बेचता, फिर घर बैठ जाता, फिर 1-आध महीना वसूली करता, फिर खाली। ऐसे साल भर की रोजी रोटी चलनी मुश्किल थी, तो छोड़ दिया उसने ये धंधा। फिर मवेशी बेचने का धंधा शुरू किया। गांव घूम के उधारी मवेशी खरीदता और ले जाके सोनपुर मेला में, बक्सर मेला में, ददरी मेला में, जहाँ भी मवेशी मेला लगता बेच आता। राकेश तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि आएं और अपनी कहानी सुनाएं। पहले मुझे लगा था वह आलाप किसी अनाड़ी का है या कोई शास्त्रीय संगीत की खिल्ली उड़ा रहा है, पर जब मैंने उसे दम साधकर और मुट्ठियां भींचकर पढ़ते हुए देखा और सुना, तब जाकर यकीन हुआ कि स्वर उसी का है। यह आलाप था ही नहीं, इसमें संगीत और संगीत में मनोरंजन का तत्व ढूंढना बेरहमी होती। उसका आ जब लंबा खिंचता चला गया तो स्वर्ग दीर्घता के साथ आई बर्राहट से मुझे यकीन हुआ कि वह गा नहीं रही बल्कि बदहवास सी रो रही है। स्वर भंग के बावजूद उसका आलाप रुकता नहीं था, जैसे किसी यांत्रिक खराबी का नतीजा हो। बगैर रोके अब इसका रुकना जैसे नामुमकिन हो और इसकी आवृत्ति अनंत काल तक गूंजते रहने वाली। एक परछाई उस चीख से बेचैन हो उठी, इसलिए कि इससे उसकी अपनी रिदम टूट रही थी। परछाई के इरादे में इससे खलल पड़ रहा था। यह घटना एक दृश्य की तरह घटी थी। इसी भूपत और इसी देश में घटित होने के बावजूद इस घटना का भूगोल इसे समझने में मेरी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि इस दृश्य के चारों ओर कोई और दृश्य था ही नहीं। यह ऐसा ही था जैसे पृथ्वी एक कमरा हो और मैं उसकी परिधि पर छिपकली की तरह चिपका हूं और एक सुराख से पृथ्वी के अंदर झांक रहा हूं। बाहर शून्य है और अंदर आंख के दायरे में एक ही दृश्य आता है, बाकी सब अदृश्य है। कोई पुलिसिया डपट के साथ अगर पूछे कि मैं वहां क्या कर रहा था, तो कह सकता हूं कि किसी ने मुझे यहां लाकर पटक दिया था, या यह कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर यहां लाया गया। यह भी कहा जा सकता है कि मैं यही था और मुझे यह दृश्य दिखाकर डराया जा रहा था। हालांकि बाल की खाल निकाली जाए तो यह भी हो सकता है कि मैं उसी युवती के साथ था। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि मैं परछाई के साथ था। सच कहूं, मैं जो भी था
यह सब देखकर होश हवास खो बैठा था। मेरी टांगें कांप रही थी। राकेश जी, अब हमारे इस सत्र के रचना सत्र के आखिरी कथाकार हैं हरिराम मीना जी। फौजों ने घेर रखा था मानगढ़ पर्वत को, और मानगढ़ पर्वत पर आदिवासी लोग इकट्ठा थे जिनकी तादाद करीब 30 से 40 हजार के आसपास होगी। और नीचे से घेर करके ब्रिटिश और रियासती फौजें ऊपर चढ़ रही थी, और आदिवासियों को एंड टाइम पे पता लगा था, तब उन्होंने अपनी थोड़ी मोर्चाबंदी भी की थी। तो ये उपन्यास के आखिरी अंश हैं, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। कैप्टन स्टॉकले मेवाड़, भील, कौर, खैरवाड़ा, उदयपुर का कमांडेंट था, जिसने इस सारी फौजी ऑपरेशन को लीड किया था। कैप्टन स्टॉकले आदिवासियों द्वारा तैयार की गई मोर्चा दीवार के ऊपर से मानगढ़ पठार पर एकत्रित भीड़ के स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। जायजा लेने के मकसद से वह थोड़ी दूरी पर स्थित एक शिलाखंड पर चढ़ा और उसने भीड़ का नजारा देखा। उसने 25-30 हजार की भीड़ का अनुमान किया। दूरबीन से उसने पूरे पहाड़ की स्थिति को देखा। मोर्चे को दोनों दीवारों को ढहा देने के बाद समतल पठार पर सीधी टक्कर की संभावना थी। गोविंद गुरु के पक्ष में सुनाई दिए भीड़ के जयकारे से उसे आभास हो गया था कि एकत्रित आदिवासी गोविंद गुरु के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार होंगे। कैप्टन स्टॉकले तुरंत अपने दस्ते के बीच पहुंचा। उसने कुछ क्षण साथी कैप्टन पीटरसन से बात की और फौज को आदेश दिया, दीवार को ढहा दे। दीवार बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर बनाई गई थी। दीवार निस्संदेह मोटी थी, लेकिन पत्थरों का नंगा जमावड़ा ही तो था। इधर कुछ फौजियों ने पत्थर हटाना आरंभ किया। उधर के संभावित हमले को नाकाम करने के लिए दीवार के दाहिने व बाएं शिलाखंडों के आश्रय में मशीन गनों व राइफलों के साथ 2 फौजी टुकड़ियां तैनात करके कैप्टन स्टॉकले ने आदिवासी को चिढ़ा के बोलिएगा। आपकी कहानी सुनते हुए जो मुझे खास बात लग रही थी, और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ वो सवाल करने, कि इस तरह की कहानी आज की तारीख में हिंदी में नहीं मिलती। किस तरह की, मतलब जिसमें स्टेटमेंट्स बहुत सीधे सीधे हैं और जिसमें नैरेटर का हस्तक्षेप नहीं होता, वो बार बार कोई एक विचार लेकर के इंटरवेन नहीं करता है घटनाक्रम में, बल्कि घटनाक्रम एक तरह के ड्रामेटिक वेंट्रोलोकिज्म के साथ उसके सामने है और वो नैरेटर अनुपस्थित लगता है, लगता नहीं है कि वो लगातार साथ साथ में है। हिंदी में आज की तारीख में मैं लगभग ऐसी कहानी की कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें नैरेटर कहीं ना कहीं एक विचार अपनी ओर से और बहुत स्पष्ट तौर पर देता हुआ न दिखे। तो एक तो मुझे इस चीज से ईर्ष्या होती है कि ये कैसे संभव हो पाया है, और वो तब जबकि आप समाजशास्त्र के अनुशासन से जुड़ी हुई हैं और इस लिहाज से कम मेरे जैसे कुविचारक व्यक्ति के लिए एक अच्छी विचारक हैं तो वो खुद इस चीज से परहेज कर पा रहा है। मैं थोड़ा इस तकनीक के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ, रवि तो शराबी है, तो उसके लिए कुछ भारी कुछ नहीं लगेगा, तो उससे आप सेटिस्फाइड होंगे मेरे ख्याल में। शराबी को इतना बदनाम न कीजिए। वही तो परेशानी हो रही है कि शराबी सब हो गए हैं। केरल में आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, और गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए आते हैं from taxation. So the entire opium war is being waged again. It's very clear. So all over the country, alcohol is now the space by which the destruction of society is happening at a very rapid rate. And all of morality is in fact problematized by this. तो आपके साथ हमने पढ़ाया हिंदू कॉलेज में, तो आप नए आए थे, मैं 13 साल आप पे थी, तो आपको पता है कि समाजशास्त्र में ये होता है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल साइंस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये जेंडर बायस नैरेटिव जो होता है, और फेमिनिस्ट में बहुत होता है कि अपनी भाषा में बोलो या दलितों की भाषा में बोलो, ये डिबेट तो बहुत अच्छी तरह खास तरह
बोला गया है और यहाँ पे भी 2 दिन से ये बताया गया है। लेकिन मैं समझती हूँ जो लेखक है वो लिखेंगे जो उनकी तरफ से, और उनकी बोली जो है वो उनकी ही होगी, और पत्रकार जो कहे या माने, लेखक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लिखेंगे जो वो चाहते हैं। इस पर हमारी बातचीत होती रहेगी। हाँ, एक आखिरी सवाल। हाँ, मेरा प्रश्न हरिराम मीना जी से है, क्योंकि मैं स्वाधीनता मूवमेंट में काम कर रही हूँ। वो उन्होंने जो मारवाड़ का नाम लिया था, मानगढ़, हाँ, वो राजस्थान में है। तो क्या उन्होंने आर्काइवल सोर्सेज वहाँ उनका दर्ज है? और दूसरा कि उन्होंने भाषा के माध्यम से इतिहास बनाने का जो अभी दौर चला है, इतिहास में हस्तक्षेप हुआ है, तो वो जो कविता सुनाए थे उनका क्या थोड़ा सा अर्थ है, उससे क्या मैसेज आता है, ये जानना चाहती हूँ। मैम, कविता का तो ये कि नी मानू रे घुरेटिया की है रे ब्रिटिश, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट यू एंड यूर राज। अल्टीमेटली मैं राज करूंगा, मेरा देसी समाज राज करेगा दिल्ली की गद्दी तक। ये तो वो लोकगीत है जो गोविंद गुरु का रचित है। जहाँ तक आपने कहा नेशनल आर्काइव्स में करीब 400 पेजेस अवेलेबल है जो हम ले आए हैं। उसके कुछ संदर्भ पहले मिले थे, क्योंकि ये लिखा था 2008 में। बट दिक्कत वो है कि कितना मरा वो अकाउंट नहीं है। बट आप देखिएगा 700 फौजी हथियारबंद, एक फौजी पे 210 की मात्रा में कारतूस। तो आप 700 इंटू 210 करो, सीधा बंदूकों से जो फायर किए 1। नंबर 2 मशीन गन। तो इतना असला लेके, ये तो ब्रिटिश छावनियों की फौज है। 700 ही थी देसी 6 रियासतों की। मेवाड़ था, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कुशलगढ़, दाहोद, विजयनगर, गुजरात की भी शामिल था। तो ये जो 1400 फौजियों को 200 की तादाद में पर हेड जो कार्टिज दिया गया, वो किस लिए? 1। नंबर 2, कमिश्नर रैंक के मिस्टर बोरो ने 15 दिन पहले से रूट प्लान बनाया, और वो सब कुछ है उसमें, अपने जो नेशनल आर्काइव्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें। बट जब डेथ टोल का सवाल आता है, यही सवाल उठा, सबसे उठ भी रहा है अभी। बट हमने बिकॉज 100 साल हुआ है, 4 पीढ़ी गुजरा है, और 4 पीढ़ी में स्मृतियों में रहता है बात। हमने कलेक्टर और एसपी से मिलकर के सिपाही और जो पटवारी, जो नीचे ग्राउंड लेवल का कर्मचारी होता है, उनकी मदद से अभी तक 262 जो उनका मरा, परदादा, परनाना, वटएवर, उनको नामजद कर लिया। हमारी मुहिम जारी है। कितना, मेरा अंदाज ये था 600-700 मौके पर मारे गए, और उतने ही बाद में सेप्टिक हो गए इलाज के अभाव में मारे गए। दिस इज द सोर्स 1। नंबर 2, बड़ौदा, खेरवाड़ा, सूरत, उनकी छावनियों में जो एक परमानेंट ऑर्डर बुक मेंटेन किया जाता था हर छावनी में, हर रेजिमेंट में। तो इतना असला गया, हथियार दिए, इशू किया, जमा कितना हुआ? तो जो जमा हुआ ना, वो जमा होता है करीब 60%। तो वेयर दैट 40% वाज यूज्ड और मिसयूज्ड, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये अभी ये सोर्सेज है। बिकॉज जब हम गए, बात ऊपर तक पहुंचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, उन्होंने कहा था कि हम कैसे माने, सबूत क्या है? मैंने कहा तुम्हारे साथ दिक्कत यही, तुम सबूत मानते हो जो डॉक्यूमेंटेड है, उसको जो कहीं लिखा हुआ है। जो लोग में कहावत है, वो बता रहा है मेरा नाना मरा, मेरा परदादा मरा, वो सबूत नहीं, उसका बयान इकट्ठा कर लीजिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो उसका। और एक मैं जानता हूं, एक नाथुराम जी, उनके नाना की डेथ थी, और उनके पास में एक साफा, जो ब्लड स्टेन्ड साफा था, गोली के निशान थे। मैं खुद लेके आया 2002 में, बट 2006 में मैं गया जब कोई यहीं का, हमें थोड़ा सा सवाल उठते कई बार जहां बैठे हो गए, वो कि हम इसको प्रचारित करेंगे देश दुनिया में। वो साफा उससे लेके आगे सम एनजीओ वाला, और दोबारा 2006 में गया था, वो साफा क्या तो ले गया। मैंने कहा तुम्हारे साथ यही होता है, एक था, एक एग्जिबिटेड, एक आइटम, वो भी ले गया। तो ये दो दिक्कतें आ रही है, बट हम उसमें लग रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम ये तरकीब, एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये भी होना चाहिए कि मेरा परदादा का डेथ हुआ, ऐसे मरा, ये मैं सुनता है, वो 3 पीढ़ी से 3 पीढ़ी, कोई ऐसा नहीं झूठ बोलती नहीं है। Anyway, something like that. धन्यवाद मेहरा मीना जी। और मैं रामगढ़ जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। तो आज हम लोगों ने
2 उपन्यास अंश और 4 कहानियाँ, जिसमें मेरे ख्याल से 3 कहानियाँ तो बिल्कुल उपन्यास की तरह ही मेरे को लगी थी, उपन्यास के भीतर की। 2-1 बातें मुझे कहनी है। एक तो मुझे सुनते हुए लगा कि कहानी अब कहने सुनने की विधा है या एक पाठ्य विधा हो गई है, क्योंकि इसके संप्रेषण में मुझे लगता है कि थोड़ी कोई दिक्कत आती है। तो मुझे लगा कि हमें जब कहानी पाठ रखें तो उसका टेक्स्ट श्रोताओं के सामने रहना चाहिए, और तब मुझे लगता है कि हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। होता कई बार ये है कि कहानी आप बोल रहे हो, और जैसे राकेश जी के बोलने के अंदर मुझे बहुत दिक्कत होती है, वैसे भी बुढ़ापे में कान खराब हो जाते हैं, लेकिन जरा सा एक शब्द माइक से इधर होके आपने धीरे बोला और पूरे वाक्य का एक संदर्भ गायब हो गया, और अब फिर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह उस कहानी की गाड़ी को हम वापस पकड़ें, तो बड़ा जिद्दोजहद जैसा कहानी को सुनने समझने में आता। दूसरी बात ये कि चूंकि भाषा में, कहानी की भाषा में इतने प्रतीक, इतने संदर्भ, और कहानीकार का सबसे पहले तो कहानीकार की प्लेसिंग समझने में ही थोड़ा सा हमें समय लग जाता है कि किस जगह से ये कहानीकार अपनी कहानी कह रहा। तो सुनाने में मुझे लगता है कि कहानी के संप्रेषण की समस्या है, और कविता मुझे लगता है कि आजकल ज्यादा श्रव्य विधा हो गई है, और कविता सुनाओगे जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसके बारे में कहानीकारों को विचार करना चाहिए। वो सपोर्ट करता है कि ये जो है ना, एक जो इस तरह का दिमाग जब आदमी लेकर ही पैदा होता है, तो धर्म से ही हम उसको पवित्र या, और उसका अपोजिट, अब उसका कहना था आपका जॉन लॉक का कि नहीं सही एजुकेशन दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं कि जनता ही में बनवा, अगर सही अब जैसा एजुकेशन नहीं वैसा हो जाएगा। एक तीसरा व्यू आप किसी आलोचक का उस विषय को लेकर के। उसके बाद हमारी जो 3 पीढ़ी हम आगे चल रहे थे कि एक वरिष्ठ पीढ़ी, फिर जो बीच की पीढ़ी है, और फिर जो नई पीढ़ी है। हमारी कोशिश थी कि तीनों पीढ़ी एक साथ हमारे सामने आए, और कम से कम हमारे भारतीय भाषा के इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनके साथ उनका एक परिश्रम। इसी परिकल्पना के साथ हम लोगों ने इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की। उद्घाटन वाले दिन प्रोफेसर मैनेजर पांडे नामश्री का मुख्य वक्तव्य था, और हमारे 3 लेखक केदारनाथ श्री ने अपनी कविताएं सुनाई, और बिरला गर्ग ने उपन्यास का पाठ किया, और फिर संजीव ने अपनी कहानी सुनाई। कल के सत्र में कथा पाठ हुआ, जिसमें प्रेम कुमार मणि, सुजन विश्वनाथन, पंकज बिस्ट, सूर्यनाथ सिंह, राकेश तिवारी और दरीरा मीना ने अपनी कहानियों को उपन्यास के अंश आपके सामने रखी, और रोहिणी अग्रवाल का कीनोट एड्रेस हुआ था कल। इसी कड़ी में आज हमारी कोशिश थी कि कविता जो हमारे कवि हैं हिंदी के, जिन सवालों से वो बार बार टकरा रहे हैं, जिनसे वो जूझ रहे हैं, अब ये कौन से सवाल हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज के सत्र के लिए रविभूषण जी से आग्रह किया था कि कविता और हमारे समय पर एक वक्तव्य थे 15-20 मिनट का, और उसके बाद हम काव्य पाठ हमारा शुरू होगा। और आज के हमारे आमंत्रित कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, मंगलेश डबराल जी, लीलाधर मंडोई जी, अनामिका जी, बद्री नारायण जी, दिनेश सिंदर जी, जयप्रकाश कर्दम, मकरंद परांजपे, और परिसंवाद में हमारे भाग लेने वाले जो आज के साथी हैं मित्र हैं, दुर्गा प्रसाद बुद्ध जी हैं, मृत्युंजय प्रभाकर हैं, उनिता सैदानंद हैं। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारे वरिष्ठ आलोचकों ने कुछ व्यस्तताओं के कारण कहा कि नहीं आ पाएंगे। पुनः इसी आशा के साथ आप सबका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले रविभूषण जी से आग्रह करूंगा कि आज के सत्र का मुख्य वक्तव्य आपके सामने रखें। प्रोफेसर रविभूषण जी। मित्रों, साथियों और हमारे समय के हिंदी के 5 महत्वपूर्ण
हमारा समय का साहित्य पर केंद्रित इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति सुधीर कुमार सोपोरी ने एक अमेरिकी पत्रकार और लेखक 58 वर्षीय हेजेस को उद्धृत किया था। We live in a period where university destroys knowledge, press destroys information, doctor destroys health, bank destroys economy, judiciary destroys justice, and religion destroys moral. इसमें राजनीति का कहीं उल्लेख नहीं है। उद्घाटन दिन से लेकर के आज तक देवेंद्र चौबे लगातार 1990 की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि संभवतः वो 1990 को इसलिए यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि यही वह वर्ष है और इसके बाद मनमोहन सिंह की नई आर्थिक नीति और इस देश में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था वाशिंगटन कॉन्सेंसस के तहत लागू की जाती है। थोड़ा सा हम हेजेस को भी सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय अशोक वाजपेयी जी को। वो जी वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। आदरणीय अशोक वाजपेयी। मैं कोई भूमिका किसी कवि के बारे में, क्योंकि सब चर्चित कवि हैं जितने बैठे। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि तुम मनुष्य हो, देवताओं की तरह निष्पाप नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कविता, तुम्हारी जिजीविषा और आकांक्षा सब मटमैले हैं। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, जो 6 महाद्वीपों में बटी होने के बावजूद घायलों का, बेघरबारों का, अकारण मारे जाने वालों का एक विशाल महाद्वीप है। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी और महसूस करो कि कभी हरी भरी, कभी भूरी सूखी, उसकी वत्सलता कभी चुकती नहीं है। वो तुम्हारे गुनाहों को फेंकती जाती है स्मृति के क्षमादानों में। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि उसकी रेत और धूल में, उसके पानियों और वनस्पतियों में, उसकी असमय सूख रही नदियों और अकाल नग्न हो रहे पर्वतों में, उसकी अंधेरी खोहों में, उसके उजले अखवाते बीजों में अब भी आशा बची है। भय से दुबक कर कोने में अंधेरे में बैठे किसी कीड़े की तरह अपने आशातुर हाथों से उठाओ पृथ्वी। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी, क्योंकि उसके पास आंसुओं का पैतृक नमक है, क्योंकि उसके पास गान की सघन मधुरिमा है, क्योंकि वो अब भी गीली मिट्टी का लौंदा है, जिसे तुम अपने हाथों से सूर्य की तरह उज्जवल और उत्तप्त, आकाश की तरह असीम गढ़ सकते हो। अपने हाथों से उठाओ पृथ्वी। धन्यवाद प्रवीण जी। मेरी पहली कविता है बेगमपुरा एक्सप्रेस। एक बेगमपुरा रविदास की वो है जहाँ पर एक ट्रेन जाती है पंजाब से, और उसमें पूरे लोग हैं। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर, बिल्कुल ब्रह्मवेला। टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथ में ले खड़े हैं पैसे, रुपए व एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। कतली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान, साहिब, मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। दंभी कवि, सत्ता के बौद्धिक सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेगी उन्हें इस ट्रेन की टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो ढाई आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट। जो ढाई आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं,
पर सराय में रहने वालों को मिल जाएगी टिकट। बाबू, सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर मुझे दे दो टिकट। कई 10 दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की है। मैं जाना चाहता हूं बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगी है, हरे पंछी पेड़ से उड़ने लगे हैं। ट्रेन में खाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं सेनानाई। ट्रेन खुलने लगी। धन्यवाद और आप सभी को नमन। 3 दिन हो गए हमें इस शिविर में और हमारे समय और साहित्य में छंद की बात नहीं हुई। मैं कोशिश करता हूँ कि छंद की बात करूं और मैं गजल के कुछ शेर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जब तक छंद हमारे जीवन से जब चला गया तो जो इनडिसिप्लिन आया वो हमारे जीवन में भी इनडिसिप्लिन रहा। और मेरा ये भी मानना है कि आज की गजल या हिंदी गजल या अपने समय और समाज से गहरी जुड़ी हुई है। उसने नई कविता का समकालीन मुहावरा या कविता के मुहावरे और उसकी भाव संहिता को छंद के अनुशासन के साथ साथ पाठक या श्रोता तक पहुंचाया है, ऐसा मेरा मानना है। कल पंकज बिस्क जी भी एक बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी फॉर्म यह सीमा तय नहीं कर सकती कि उसमें अमुक बात नहीं कही जा सकती। मेरी कोशिश है कि मेरी गजल शायद समकालीन उस हिंदी कविता का आपको स्वाद दें। कुछ शेर गजलों से पढ़ता हूं, देखें आप। कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। वो एक तितली अशोक वाजपेयी जी हो सकते हैं या 24 साल हो सकते हैं। कि सुर्ख फूलों में किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। और तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह, तुम हुए सागर तो मैं भी एक बादल की तरह। मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया, मिट गया मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। और बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। मेरा आग्रह है कि वो आए और अपनी कविता मकरंद बोलते हैं अंग्रेजी में लिखी है, लेकिन उनका हिंदी में मैं अनुवाद सुनाना चाहूंगा आपको। तो पहली कविता शीर्षक है सोच की खुराक, यानी फूड फॉर थॉट, सोच की खुराक। अकस्मात आकाश धुंधलाया, तिलचट्टों का अंधड़, कोई अतिवृष्टि नहीं। अपनी नवजात फसल की रक्षा के लिए मैं व्यर्थ ही अनेक आग की लपेटें जलाएं, मैंने व्यर्थ ही अनेक आग की लपटें जलाई। अपनी नवजात फसल की रक्षा के लिए मैंने व्यर्थ ही अनेक आग की लपटें जलाई। जो कुछ हाथ आया डाला उनमें, धुएं ने भगाए कुछ गिरे कुछ मरे, बाकी टूट पड़े। कई झुंड दिमाग को चाटने लगे। बोराया हुआ मैं दौड़ रहा हूं धरती पर, तिलचट्टों को नंगे पैर कुचलते हुए। टीम के डिब्बों को पीट पीट कर चिल्ला रहा हूं, भयंकर भक्षण से भटकाने के लिए। जब भीतर अकाल पड़ेगा हम पूरे भूखे नहीं मरेंगे। जब भीतर अकाल पड़ेगा हम पूरे भूखे नहीं मरेंगे। मृत शब्दों का टीला बनाकर पकाएंगे, मृत शब्दों का टीला बनाकर पकाएंगे। कहते हैं चावल और दाल के अभाव में
जायकेदार होते हैं। और ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है बर्बादी की सैर। पुराने किले की दीवारों पुराने किले की दीवारें दरक गई, पुराने किले की दीवारें दरक गई, पास में उजड़े हुए साम्राज्यों के अवशेष बिखरे पड़े यहाँ वहाँ। संगमरमर के टूटे सूखे फव्वारे के नजदीक एक पंख चिथड़े हुए तन्हा से कौवे की तरसती कराह। यह था शाही हमाम। यहां से निकलती थी किसी दूसरी जुबान में खूबसूरत सी ध्वनि। कैद सदियों के भीतर से मलमल के पर्दों का खुलना, आईने से चमकते पत्थरों का चाहत भरे कदमों से सजना, पानी की कलकलाहट में हंसी के बुदबुदों का घुल जाना। लीलाधर मंडलोई जी की तरफ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। लीलाधर मंडलोई जी आए और अपना काव्य पाठ करें। मंडलोई। नमस्कार। पहली कविता है इस हाल में। सबसे मानी खेज बात ये है आज, सबसे मानी खेज बात ये है आज, सबसे मानी खेज बात यह है आज कि कोई भरोसे से नहीं कह सकता अपनी जीत के बारे में, कि कोई भरोसे से नहीं कह सकता अपनी जीत के बारे में, कि जितना जानता है वो अपनी हार के बारे में। आपके पैसे से पीने वाला धुत मतदाता, आपके पैसे से पीने वाला धुत मतदाता भी जानता है जो सच आप नहीं जानते। मतदाता सरीखे परिपक्व होते, मतदाता सरीखे परिपक्व होते तो इस हाल में नहीं पहुंचती आपकी पार्टी। दूसरी कविता है पहला सबक। कितने रथ, कितने काफिले, कितनी रैलियां, कितनी दबिश, कितना नाचकूद। कितने रथ, कितने काफिले, कितनी रैलियां, कितनी दबिश, कितना नाचकूद, कितनी फप्तियां, कितने ड्रामाई भाषण, कितना सजीव प्रसारण। लालू से अधिक फुटेज का रिकॉर्ड तो किसी और का नहीं, लालू से अधिक फुटेज का रिकॉर्ड तो किसी और का नहीं। जी जान लगाकर मीडिया पर छा जाने वाले लोग भूल जाते हैं ये पहला सबक कि मीडिया अपने बाप का नहीं, फिर आप किस खेत की मूली। इस कविता का शीर्षक है अमीर आदमी। पिता ने बताया कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। पिता ने बताया कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने कभी किसी से न आग मांगी, न रोटी, न शब्द, न कोई उधार। उन्होंने कभी किसी से न आग मांगी, न रोटी, न शब्द, न कोई उधार। ताउम्र धरती खोदी, वहां सब नगद था। आग, रोटी, शब्द और कविता। वे अंबानी से अधिक अमीर थे। वे अंबानी से अधिक अमीर थे। ये मुझे तब पता चला जब मैं अंबानी का नौकर हुआ। इसका शीर्षक है पांव। माफ करें, ये पैर नहीं जूते हैं। हालांकि जूते हमारी ही इजाद। हमारा भरोसा बादशाह की तरह जूतों पर नहीं है। हमारा भरोसा बादशाह की तरह जूतों पर नहीं है। हम तो अब भी पांव पर हैं। हम ही हैं दुनिया के पांव जो हर जगह मौजूद हैं बिना जूतों के। ये दुनिया जूतों की नहीं, पांव के भरोसे पर टिकी है। सभी को नमस्कार। और मैं शुरुआत करूंगा कि गज़लें सुनने में बहुत सुंदर, तो थोड़ी सी रवानगी हुई, मुझे आती नहीं, लेकिन थोड़े से अच्छा कोई बात नहीं।
बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं। तो कहा जाता है टेढ़े तो कैसे ठीक नहीं है। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं। वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वे दंड दिया करते हैं। और किसने किसको क्या दिया क्या लिया छीना, किसने किसको क्या दिया क्या लिया छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। और सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, कहाँ होंगे जो बस्तियों से बाहर रहते हैं। एक कविता है लाठी। पानी का वार हमारा था लेकिन मढ़ैया का बदनी जाट काट ले गया था पानी जबरन अपने खेत में। पानी का वार हमारा था लेकिन मढ़ैया का बदनी जाट काट ले गया था पानी जबरन अपने खेत में। प्रतिकार किया था मेरे पिता ने तो उनकी कमर पर पड़ी थी लाठी। उस लाठी की चोट से बहुत दिन तक मेरे पिता और परिवार की कमर दुखती रही। विवशता की कील रह रहकर कलेजों में चुभती रही। जब भी पुरवाई हवा चलती मेरे पिता की कमर दर्द करती। वह आक्रोश से कसमसाते पर सांप का सफन मारकर रह जाते। दबाव के चलते पुलिया के पास वाला वह खेत बिक गया। मैं चाहता हूं कि अनामिका जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमस्कार। दुख की प्रजातियां। हे भंते किसकी तरफ जाएं? दुख की अलग अलग प्रजातियां। एक दुख अंधों का, दूसरा उन आईनों का जो अंधों की बस्ती में पड़े रह गए धूल खाते। एक दुख गंजों का जिनके के सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, और दूसरा दुख उन कंघों का जो गंजों की बस्ती में बिकने गए। एक दुख भैंसों का बैठी बगुराने को लाचार, और दूसरा दुख उन बीनों का जो कि लगातार भैंसों के आगे बजने को अभिशप्त रहे। ये मार्क्स किसको कहें दुश्मन, किससे संघर्ष करें, के करीब से देखने पर सभी लाचार लगे, किस्म किस्म के दुखों में गिरफ्तार। हे बुद्ध, आप मार्क्स से एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें। हम भी तो सोच ही रहे हैं क्या करें क्या करें। दूसरी कविता का शीर्षक है नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। नमस्ते। सबसे पहले मैं हिंदी भाषा केंद्र और खास करके जंदर चौबे जी का धन्यवाद। इसके बाद मैंने एक और कविता का किया है जो इनका नाम है, कवि का नाम है हान योंग कुन, जो बुद्धिस्ट पोएट रहे हैं और इन पर भारतीय संस्कृति का खास करके रविंद्रनाथ टैगोर का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है और इस पे कई सारी कंपैरेटिव लिटरेचर में रिसर्च जारी है। विरह सौंदर्य का सृजन है।
विरह का सौंदर्य नहीं है उस सुबह के क्षणिक स्वर्णिम किरणों में, रात की अल्पकालिक स्याह सिल्क में, शाश्वत जीवन में जहां मौत नहीं होती, न ही उन सुंदर फूलों में जो कभी नहीं मुरझाती। ओ प्रिय, यदि विरह न हो तो मैं आंसुओं के भीगे मौत के बाद फिर हंसते हुए जिंदा नहीं हो सकता। ओ विरह, विरह सौंदर्य का सृजन है। तो ये तीसरी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो वहाँ के एक प्रमुख कोरियन कवि हैं जिनका नाम है चॉन्ग जी योंग। इन्होंने करीब 139 कविताएं लिखी जो मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण है और मानस पटल पर सशक्त बिंब ये पहली कविता है, बची हुई जगह है। रोज कुछ भूलता कुछ खोता रहता हूँ, चश्मा कहाँ रख दिया है, कलम कहाँ खो गया है, अभी अभी नीला रंग देखा था वो पता नहीं कहाँ चला गया। चिट्ठियों के जवाब देना, कर्ज की किस्तें चुकाना भूल जाता हूँ, दोस्तों को सलाम और विदा कहना याद नहीं रहता। अफसोस प्रकट करता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे कामों में उलझे रहे जिनका मेरे दिमाग से कोई, कभी ऐसा भी हुआ जो कुछ भूला था उसका याद न रहना भूल गया। माँ कहती थी उस जगह जाओ जहाँ आखिरी बार तुमने उन्हें देखा, उतारा या रखा था। अमूमन मुझे वे चीजें मिल जाती और मैं खुश हूँ। धन्यवाद मंगलेश जी। ये सत्र अब यहाँ संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद परिसंवाद के लिए आप सब आमंत्रित हैं और हमारे बीच में हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी विभाग अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता आए हुए हैं, मणिनाथ ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, अखलाक अहमदान साहब हैं, रमन प्रसाद सिन्हा और दूसरे लोग उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि वो कविता पाठ के बारे में उनके मन में कोई भी अगर वो टिप्पणी करना चाहते हैं तो वो सब उनकी टिप्पणी आमंत्रित है। मित्रों, जैसा ही गोविंद जी ने घोषणा किया या बातचीत किया आपसे कि अब ये सत्र आप सबके लिए खुला हुआ है, और जैसा कि हमारे कुछ पूर्व निर्धारित हम लोग चाहते थे कि रचना पाठ्य परिसंवाद में भी कुछ हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, पाठक हैं, हिंदी के आलोचक हैं, वे शामिल हों और कवियों और लेखकों के साथ उनकी बातचीत हो। तो जाहिर है कि दुर्गा जी हमारे सामने, अमिता सचिदानंद जी हैं, उन्होंने कई लोग के नाम लिए, रमन जी हैं, और हमारे बीच मिलान यूनिवर्सिटी इटली से सिल्विया जी आई हुई हैं। वो 2-3 दिनों से इस पूरे संगोष्ठी को देख रही हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि उनके लगे कुछ टिप्पणी करना तो जरूर करें। तो ये सत्र खुला है, लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगा कि दुर्गा जी एक टिप्पणी करें, उसके बाद फिर हम बातचीत करें। दुर्गा जी। बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। जिस तरह से बात शुरू की थी भूषण जी ने, और जिस समय की बात उन्होंने की थी, तो मित्रों इस पाठ के साथ, कविता पाठ के साथ जो अपना समय है, और पीछे भी मैं मुड़ करके देखता हूँ कि आज़ादी के लगभग 10-12 साल बाद ही लगभग एक मोहभंग जैसी स्थिति आई, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कवि अशोक वाजपेयी जी थे, और उन्होंने कहा कि उस मोहभंग के दौर को कि ये कविता विचारों की विदाई है। लगभग 80 के दौर में जो है उन्होंने कहा कि कविता की वापसी है, और एक जो 90 का दौर है अगर आप देखें तो इस दौर में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, और एक भाषा के रूप में हिंदी और हिंदी की कविता आज जिस स्थिति में है,
और उसमें भी उन्होंने बताया कि लगभग 50-60 तो ऐसे कवि है ही हैं जो कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नो डाउट, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जिस देश में हिंदी भाषी लोग कम से कम 50-60 करोड़ हों और उसमें 50 अच्छे लिखने वाले लोग हों। चूँकि मैं देर से आया था, कब लोगों को सुन पाया, तो उस बारे में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहूँगा। मैं बुनियादी तौर पे फ़ारसी का स्टूडेंट हूँ, फ़ारसी का तालिब इल्म, और जो शिकवा इन्होंने किया कि यहाँ पे रीडरशिप की एक बड़ी वो है, और इस वजह से अदब का जो है जो रीडरशिप है वो एक बड़ा मसला है। और ये भी हमें देखना होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 60s तक और 50s, 40s, 30s तक उस वक्त हम देख रहे हैं, एक साहब थे राम तीरथ फिरोजपुरी, आज उनका कोई नाम नहीं रहा। मैं आग्रह करूंगा कि ये 2 दिन का जो परिसंवाद हुआ उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट आप सबके सामने रखें, और उसके बाद फिर मैं तफसीलानी को आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस 3 दिवसीय संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इसमें विश्वविद्यालयों में अकादमिक आयोजनों की जो परंपरागत प्रवृत्ति होती है उससे थोड़ा सा इसकी परियोजना जो इसकी योजना इसको अलग तरह से किया गया है। इस सेमिनार का उद्घाटन 25 तारीख को हुआ था, जिसके उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर नंबर सिंह ने उद्घाटन वक्तव्य दिया था, और उद्घाटन प्रोफेसर सुधीर कुमार सपोरी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उन्होंने किया था। उद्घाटन सत्र में भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामबक्स ने इस आयोजन की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि आमतौर पर विश्वविद्यालय में जो आयोजन हो रहे हैं उनमें रचनाशीलता उस तरह से सामने नहीं आ पाती है, लेकिन इस आयोजन में हमने इस तरह की कोशिश की है कि जिनमें लेखक और जो रचनाकार हैं वो भी अपनी रचनाओं का पाठ करें और रचनाशीलता को भी उतनी ही जगह मिले जितने की आलोचना को मिलती है। डॉक्टर देवेंद्र चौबे जो इस परिसंवाद के संयोजक हैं, उन्होंने आज के हमारे साहित्य की और आज का जो हमारा समय है उसके यथार्थ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 90 के बाद के बदलते हुए आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य ने आज के हमारे साहित्य को बहुत गहरे से प्रभावित किया है, और इस साहित्य बहुत गहरे से प्रभावित किया है। जिस साहित्य को हमारे सामने जिस रूप में यह अभिव्यक्त होता है उसे समझने के लिए हमें समाज विज्ञान के साथ साथ दूसरे अनुशासनों से भी जोड़ना पड़ेगा। इसी अपने संगोष्ठी परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए प्रोफेसर सुधीर कुमार सपोरी ने इसी बात को रेखांकित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अभी ट्रांसडिसिप्लिनरी, जिसको हम मोटा मोटी हिंदी में अंतर्शासनात्मकता कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहा है। यह इस परिसंवाद में उसी रूप को उसी मल्टीडिसिप्लिनरी रूप को अभिव्यक्त होते हुए देखता हूँ। उद्घाटन वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा था कि आजकल के साहित्य में आत्मसंघर्ष को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन आत्मसंघर्ष के साथ साथ समाज संघर्ष का भी स्थान मिलना चाहिए। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने मुख्य वक्तव्य देते हुए आज के समय के बारे में प्रकाश डालते हुए कहा कि ये विकट यथार्थ का समय है जो कि वंचित वर्ग के लिए प्रतिकूल है, और पूंजीपति शक्तियाँ हमारे समय में बहुत हावी है। इसी सत्र में प्रोफेसर केदारनाथ सिंह, वरिष्ठ कथाकार मुदला गर्ग और संजीव ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। कहानीकार प्रेमपाल शर्मा ने और उपस्थित श्रोताओं ने अब उसके बाद परिचर्चा में भाग लिया। अध्यक्ष वक्तव्य देते हुए भाषा संस्थान के डीन प्रोफेसर मोहम्मद असलम इस्लाही ने इस बात की पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हम लोग इस जो भारतीय भाषा संस्थान में जिस तरह के विशिष्ट या विविधतापूर्ण आयोजन होते रहे हैं, उन्हीं आयोजनों की एक कड़ी है। धन्यवाद ज्ञापन विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर पूनम उदेशा ने किया। यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं। संदीप चितैत जी तथा तमाम लेखक गण छात्र छात्राओं
पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा अपनी आवाज के लिए, मेरा गला बैठ गया बहुत दिन से, तो ठीक से जाहिर है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मुझे कल प्रतिमा पाठ करने वालों की लिस्ट में रखा गया था, लेकिन कल मेरी डायलिसिस का दिन था, इसलिए मैं हॉस्पिटल चला गया था, तो समारोह में आ नहीं पाया। आज कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ, और जैसा कि प्रथम सत्र जो परसों शुरू हुआ था, उसमें उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर नामवर सिंह ने कुछ प्रश्न उठाए थे दलित साहित्य के बारे में। मैं उन्हीं प्रश्नों पर बहुत संक्षेप में कुछ बातें करना चाहूँगा। और उन्होंने जिक्र किया था मणिकर्णिका, जो दूसरा खंड मेरे आत्मकथा का है, उसके महत्व को उन्होंने बताया था। तो रचना पाठ कल चूंकि मैं नहीं कर पाया था, तो कुछ बातें मैं उस पुस्तक से भी आप लोगों के सामने 1-2 मिनट में रखूंगा। पहली बात तो यह कि नामवर सिंह जी ने दलित साहित्य के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए। उन्होंने वो जो परिभाषा डेमोक्रेसी के बारे में दी जाती है कि ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, उसको उन्होंने कहा कि दलित साहित्य में कुछ लोग, दलित साहित्य जो है वो दलितों के लिए है, दलितों का है या दलितों द्वारा है, इस तरह की बात उन्होंने की। जाहिर है कि दलित लेखकों का एक हिस्सा है जो इस तरह की संकुचित विचारधारा का शिकार है। मैं नहीं समझता हूँ कि दलित साहित्य सिर्फ दलितों द्वारा या दलितों के लिए या दलितों का है। दलित साहित्य जो है ये भारतीय साहित्य का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, ये भारतीय साहित्य से अलग नहीं है। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह ने अपने संक्षिप्त विवरण देते हुए कविता पढ़ने से पहले उन्होंने कहा कि उनके जमाने में जो संत साहित्य था या संतों द्वारा, उसकी कल्पना कभी पाठ्यक्रमों में नहीं की जा सकती थी। एक तरह से दुराव था उसके प्रति, लेकिन आज वो स्थिति नहीं। आदरणीय प्रोफेसर तुलसीराम जी, आदरणीय मंगलेश जी, प्रोफेसर रामबख्श जी, संदीप चटर्जी साहब, रवि भूषण जी, हरिराम मीणा जी, देवेंद्र चौबे जी, अनामिका जी वगैरह, इतने सब लोग परिचित बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। जब भी मुझको कहीं बुलाया जाता है, ये हकीकत मैं जानता हूँ कि उनको कोई दूसरा मिला नहीं, इसलिए मुझे बुला लेते हैं। क्योंकि मैं साहित्य का आदमी हूँ नहीं, सब लोग जानते हैं। अखबार हमारा जरूर साहित्य को ज़्यादा जगह देता है, उसकी वजह से शायद कोई एक तर्क निकाल लिया जाता हो। और न मैं लिखता हूँ, एक किताब लिखी जिसको मैं खुद कहता हूँ हिंदी की सबसे ओवररेटेड किताब है, इतनी चर्चा उसकी अनावश्यक हुई, पर मेरा आत्मविश्वास जरूर से बढ़ा। अगली बार कभी लिखूं तो माने कि हाँ लिखता है, इसलिए इसको बुलाया गया। पर अभी मेरे ख्याल में शायद जनसत्ता को जगह साहित्य में जरूर उसकी प्रतिष्ठा है, और उसमें मेरा अपना कोई योगदान ज़्यादा नहीं है। मंगलेश जी यहाँ पे बैठे हैं, बरसों साहित्य मैं जनसत्ता की प्रतिष्ठा जिनकी वजह से कोई मंगलेश जी उनमें हैं, प्रभाष जी ने भी काफ़ी उसमें योगदान किया, खुद लिखा, और भी बहुत से लोग। बहरहाल फिर भी मुझको बुलाया यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए, इसका मैं आभार मानता हूँ। चौबे जी से मैं पूछता था कि विषय क्या है, तो इन्होंने मेरी सुविधा की वजह से विषय को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, यानी उसमें थोड़ा बहुत पाठक का नाम तो पहले से था, अपने समय की बात थी, तो पाठक आ जाए इसमें जो छपता है पत्र पत्रिकाओं में, वैसा करके भी ऐसा इन्होंने कहा।
पर मोटे में साहित्य और संगीत की जो बात हम लोग करते हैं अपनी समझ से, जो मैंने कहा कि एक लेखक की तो नहीं लेकिन एक पाठक की और एक संपादक की समझ जो है हो सकती है। मैं कुछ उन चीजों की चर्चा करना चाहता हूँ जिनसे हमारे समय में साहित्य और साहित्य से ज्यादा पाठक गुमराह होता है। तो सबसे खतरनाक काम वही होता है कि कोई गुमराह करे समाज को। गुमराह करने वाली ताकतें जो हैं वो हमारे यहाँ कम नहीं है, लेकिन साहित्य के बारे में माना जाता है कि उन ताकतों से भी आपको बरी करा सकता है, आपको अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। लेकिन साहित्य में ही अगर गुमराह करने वाली ताकतें हों तो उनके बारे में क्या कहा जाए? तो वो कौन कौन सी ताकतें हैं? मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी से, हो सकता है कि आप सहमत ना हो। एक तो मेरा मानना ये है कि हिंदी का जो शिक्षक समुदाय है, हिंदी पढ़ाने वाला, वो गुमराह करता है। ये एक बहुत बड़ा कुचक्र है। यहाँ बहुत से विद्वान बैठे और जितनी ईमानदारी से तुलसीराम जी आज बात कर रहे हैं तो मेरा साहस थोड़ा सा और ये बात करने के लिए जाग गया। तुलसीराम जी की मैं इज्जत प्रोफेसर के नाते मुझे नहीं इनके संपर्क में आने का मौका मिला, लेकिन इनकी जो आत्मकथा है कोई भी पढ़ने वाला जान सकता है कि वो हिंदी की क्लासिक कृति है। तो ईमानदारी से आत्मकथाएं नहीं लिखी जाती हैं। हमारे गुरु अज्ञे जी, जिनको तो जेएनयू में कोई वक्त में उनका नाम लेना भी जो है वो जो गुमराह करने वाली बात में कह रहा था, बाद में उस पर आता हूँ। वो कहते थे कि मैं आत्मकथा लिखना जो है वो बेईमानी का सबसे बड़ा काम मानता हूँ। काश उन्होंने तुलसीराम जी की आत्मकथा पढ़ी होती, या हम ये कहें कि काश वो उस वक्त उनके सामने लिखी गई होती तो शायद वो ऐसा न कहते। लेकिन उनका कहने का एक जो आधार था वो ठीक था कि जो आत्मकथाएं हमारे यहाँ छपती रही, तो उनका कहना ये था कि ईमानदारी से कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख नहीं सकता। वो अपने आप उसमें अच्छा ही चित्रित करता है और जो खराब है उसको वो छू करके अलग कर देता है, और एक तरह से झूठ जो है उसमें अधिक होता है, सच कम होता है। लेकिन अपनी जगह उनकी बात ठीक थी, और उसमें एक तरफ उनका ये भी था कि आत्मकथा जो है वो अहंकार जो है उसका भी एक प्रमाण होती है कि आप अपने आप को खुद इतना महान माने कि अपने जीवन को दूसरों के सामने रखें कि मैं देखिए इस तरीके से पैदा हुआ, इस तरीके से बड़ा हुआ, इस तरीके से मैंने लिखा। वो उनका अपना तर्क अपनी जगह था। लेकिन तुलसीराम जी के दोनों खंड, बल्कि पहला खंड पढ़ने के बाद ही उसको लगा कि निश्चय ही अज्ञे जी की धारणा ऐसे टूटती है। हमेशा आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए आत्मकथा नहीं लिखते हैं, बल्कि उस समाज की प्रतिष्ठा के लिए लिख सकते हैं जो जिसको कितना कुछ झेलना पड़ा। पर क्या इस तरह की चीजें, मुझे नहीं पता कि हिंदी में आत्मकथा तुलसीराम जी की पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है। कई अच्छी कृतियों को बरस लग जाते हैं वो पाठ्यक्रम में आए, क्योंकि जो मैंने शब्द काम में लिया कुचक्र, कि किस तरह से हिंदी पढ़ाने वाले लोग हिंदी पढ़ाते हैं, किस तरीके से हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त होते हैं, किस तरीके से उनकी नियुक्ति के लिए षड्यंत्र होते हैं, या मदद करने वाले लोग आप कह सकते हैं कि सामने आते हैं, और फिर वो उनको उन जगहों पे पहुंचाते हैं, और उसके बाद वो जो लोग पहुंचाने वाले लोग हैं वो एक समुदाय बनता चला जाता है। तो वो समुदाय तय करता है कि कौन क्या पढ़ेगा और कौन क्या नहीं पढ़ेगा। अब इसको अगर आप कहें कि ये कुचक्र नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है, और वो पूरा समाज, क्योंकि वो पाठक समाज बाद में होगा, पहले वो छात्र समुदाय है, और उनको पढ़ाने वाले लोग जो कि उनमें कई हिंदी के महान लोग भी होते हैं, सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन वो एक कुचक्र के घेरे में एक बड़ा शिक्षक समुदाय दूर दूर तक उनके प्रभाव में जो था वो पहुंचता है, और उसके बाद में वो उसी किस्म के विचार का प्रतिपादन करता है, उसका प्रसार करता है जिस किस्म की दीक्षा उनको मिली होगी।
यही वजह रही कि कई लेखकों को कई विश्वविद्यालयों में छूने से इनकार किया गया। अभी मुझे 4 रोज पहले सुभाष भी कह रहे थे कि यहाँ जेएनयू किसी कार्यक्रम में आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने कहा संदर्भ के लिए कहीं पे, अब तो आगे को लोग पढ़ने लगे, तो उन्होंने कहा संदर्भ के लिए जो किताबें दी हुई थी वो बहुत ही वाहियात किताबें थी। उनमें अगर आगे के ऊपर संदर्भ के तौर पे कोई किताब सुझाना चाहे तो रमेश चंद्र शाह की किताब सुझाएगा, वागर्त का वैभव, नंदकिशोर आचार्य की किताब आगे लिखा हुई थी तीर्षा, लेकिन नहीं, वो चूंकि उस घेरे में अछूत हैं, अछूत साहित्य में भी। कविता आपके सामने प्रस्तुत है। दामिनी तुम हो दिया, सफर पर चल पड़ी थी तुम, सफर पर चल पड़ी थी तुम, थी मंजिल पर पहुंचने की चाह, यात्रा में साथी सच्चा सहयोगी भी, पर चालक था क्रूर, वाहन में स्क्रीन और पर्दे। जिस दिन की घटना है, सफर पर चल पड़ी थी तुम, थी मंजिल पर पहुंचने की राह, चाह, यात्रा में साथी सच्चा सहयोगी भी, पर चालक था क्रूर, वाहन में स्क्रीन और पर्दे। कुछ दूर चली कि शुरू हुआ युद्ध, था भेड़ियों से सामना मुश्किल वक्त, लहू लुहान हुआ शरीर, जख्म आंतों में चोट, सहयोगी की थी हर संभव कोशिश, साहस का था, शौर्य से थी भरपूर तुम, भयभीत थे वे 6 नर पशु, डाल गए तुम्हें देर रात सुनसान राह पर, तुम नहीं हारी, प्रतिरोध के लिए उत्तीर्ण दिशा। शुरू हुआ आक्रोश, जेएनयू स्टूडेंट्स के द्वारा, शुरू हुआ आक्रोश, जनमानस उमड़ा, तुम्हारी शौर्य शक्ति से मोहित सभी, रूपक बन दिया समाज को मनुष्यत्व का पाठ, दरिंदगी अब और बर्दाश्त नहीं, सृष्टि की पालनहार को देना होगा सम्मान, फिर से हम तुम शामिल हो एक नई यात्रा में, जिसमें हो सम्मान, सृजनता का वाद्य, मात्र रूप से परिचय हो हर पुरुष कर्मठ का, मात्र रूप से परिचय हो हर पुरुष कर्मठ का, चिंतन हो, विकास हो मन मस्तिष्क का, खुले संबंध एवं उन्नति के स्वर्ण द्वार। आज तुम हमारे बीच नहीं, आज तुम हमारे बीच नहीं, जल रहे हैं मौन चारों ओर दिए, लौ ने जगा दी है सबकी रूह, रखें नारी सम्मान को संभाल सतेज कर, हो यदि दामिनी अमानत जागृति या निर्भया, हर रोज हो उजाला सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम अब बनी रहो हमारी सम्मान शिखा दामिनी, तुम ही तो दिया हम पथिक तुम्हारे, ढूंढे तुम्हें अब कहां हम जाएं किधर, तुम बनी रहो दिया कल उजाले के लिए, ढूंढे तुम्हें अब कहां हम जाएं किधर, तुम बनी रहो दिया कल उजाले के लिए, तुम बनी रहो दिया कल उजाले के लिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।